अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। दिन का आगाज़ करें, हमेशा याद करवाते हैं पॉजिटिव थाट्स के साथ दिन का आगाज़ होना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस तरह आप सुबह उठ के जो आप गुमान करते हैं, जो सोचते हैं, पूरा दिन आपका उसी तरह से गुजरता है। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट लाते हुए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ करेंगे, तो बिलीव मी आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत और एक्टिव गुजरेगा। ये आप आजमा के ट्राई करके देख लें अगर आपने आज से पहले ऐसा नहीं किया है। मौसम बहुत अच्छा हो गया। मौसम अच्छा होने के साथ साथ आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये आज की बात है जो आप लोगों ने लाजमी इस पर फोकस करना है कि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है तो काफ़ी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें। ठंडा गर्म जो है ये खाने से थोड़ी सी परहेज़ करें क्योंकि सेहत जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज भी दो टॉपिक होंगे जिसमें हम बात करेंगे। उससे पहले वार्डरोब के बारे में बताते हैं। आज का जो मेरा वार्डरोब है ये है हयात ऑफिशियल वालों का। बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई हुई है। सोशल मीडिया पे आप इन्हें जाएं, वहाँ पे इनकी कलेक्शन है। आपको जो खूबसूरत लगते हैं आप वो ड्रेसेस इनके बाय कर सकते हैं। अपने इवेंट को आप खूबसूरत बना सकते हैं। आज का नाज़रीन जो पहला हमारा टॉपिक है, कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात तो की जाती है लेकिन जहाँ कहीं अमल की बात आती है वहाँ लैग कर रहे हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को अप्लाई करवाना, उस पर डटे रहना, वहाँ हम मार खा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात करने वाले हैं। जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, यकीनन ये जो है ये सबका एक फ़ितरी हक़ है, एक बुनियादी हक़ है। लेकिन इस पे बातें बहुत होती हैं। तकारीर देखें, जिस तरह आज हम प्रोग्राम कर कोशिश करेंगे कि अहम पॉइंट जो है वो हम हाईलाइट कर सकें। प्रोग्राम्स होते हैं, हम अवानों की बात करें, वहाँ पे भी इस इशू को उजागर किया जाता है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ बातों की हद तक हमें दिखाई देती हैं। जब इस पे प्रैक्टिकल होने की बात आती है, वहाँ पे हम क्यों लैग कर रहे हैं, वहाँ पे इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं कि सबको पता है कि इंसानी जो हकूक़ हैं सबका बुनियादी हक़ है। किस तरह से उनके राइट्स उन्हें मिलने चाहिए, किस तरह से उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उन्हें फ़राहम करना चाहिए। लेकिन हम नहीं उस पर प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। इंसानी हकूक़ की बात करें, आप देख लें अपने मकबूज़ा के मुसलमानों को, अपने फ़लस्तीन में बसने वालों को किस तरह से उनके हकूक़ के जो पामाली हैं वो दिन ब दिन कैसे चादर और चारदीवारी की जो इज़्ज़त है वो कैसे पामाल की जा रही। क्या उनके ये बुनियादी राइट्स नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सके, अपने राइट्स को जो है वो उन्हें उनके जो हकूक़ हैं वो मुयस्सर हो, फ़राहम किए जाए। इस पर यकीनन बात करना अशुद्ध ज़रूरी है। ये तो हमने तबक़ाती तक़सीम हम बीच में ले आए हैं। इशूज़ इस वजह से भी हो सकते हैं। और जब हम देखते हैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरह से उन्होंने अपने आखिरी खुतबे जो है उसमें कहा कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, गोरा काला जो है वो सब बराबर हैं। लेकिन हमने यहाँ पे अपने मुताबिक तमाम तर चीज़ों को जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया। इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जहाँ जो हमें लगता है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है उसके राइट्स हम उसे देते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि हमसे छोटा है या कह लें कि गरीब तबके की हम बात करते हैं, तो हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं उसका हक जो है वो हम खा लें, दबा दें। ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर यही चीज़ें रही, कहते हैं ना कि हकूक़ुल्लाह तो मुआफ़ हो जाएंगे लेकिन हकूक़ुल इबाद तब तक मुआफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा। तो ये जब इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यकीनन ये हकूक़ुल इबाद में आ जाता है। तो इस पे बात करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये तरबियत से, देखिए जब हम हकूक़ की बात करते हैं सबसे पहले इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। क्या मेरी तरफ से मेरे से किसी की जो हक तलफ़ी है वो तो नहीं हो रही। अब ये तमाम तो चीज़ें कैसे आएंगी, हमारी तरबियत से आएंगी। और तरबियत घर से, तालीमी इदारों से होती है। हमारे ऐसे रोल मॉडल, सबसे पहले तो आपका रोल मॉडल आपके पेरेंट्स होने चाहिए, दैन टीचर्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब हम घर के इन्वायरमेंट की बात करते हैं, घर की तरबियत की बात करते हैं, वालिदैन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ठीक है, हालात ऐसे हैं, मसरूफ़ियत बनती भी है, लेकिन एक जो क्वालिटी टाइम है बच्चे की तरबियत के ऊपर, उसकी ग्रूमिंग के ऊपर, उसकी नशो नुमा पे, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन स्कूल की बात करें, टीचर्स की बात करें, वो अपना सिलेबस कवर करवाने में मसरूफ़ है। तो ये जो तरबियत है, तालीम और तरबियत की बात करते हैं ना, तालीम तो दिखाई दे रही है लेकिन तरबियत मिस है। और ये जो हम इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात करें, उनके जो तमाम तर इंसानों के राइट्स हैं उन्हें
देने की जो हम बात करें, ये हमें तरबियत सिखाती है। तो ये कहाँ पे लैक कर रही है, इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, किस तरह से अगर इशू है, यकीनन इशू है, तो इसको हल करने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। वो रास्ता क्या है, वो तरीका क्या है, ये हम जानेंगे। और इस पे गाइड करने के लिए हमारे साथ जनाब हमारे जो आज के मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, आप एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जी, शाहिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी थैंक्स सो थैंक मच। यू, यू वेलकम, थैंक यू सो मच। इट्स आपने प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। शायद साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हम इंसानी हकूक़ की बात करें, हम इसकी पासदारी की जब बात करते हैं, हकूक़ सबको नज़र आ रहे हैं कि एक इंसान के क्या क्या राइट्स हैं, लेकिन जब पासदारी की बात करते हैं वहाँ पे लैग कर रहे हैं। इस्लामी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या तस्वर है इंसानी हकूक़ की पासदारी के हवाले से? देखें, बेसिकली बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट है क्या। तो सबसे पहले ह्यूमन राइट की डेफिनेशन यूँ होगी कि अ राइट दैट अ ह्यूमन बीइंग पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, कि इंसान होने के नाते जो उसे राइट्स हासिल हैं, हाँ। वो ह्यूमन राइट्स हैं। अब उसके बाद राइट क्या है, इस पे देखना पड़ेगा कि राइट क्या है। ठीक है। अब राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड गारंटीड बाय लॉ ऑफ लैंड जो है, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है और गारंटीड कर रहा है, दैट इज राइट, दैट इज अ ह्यूमन राइट। अब मामला यह है कि आपने जो सवाल किया कि इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या है। हाँ। देखिए, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनमें सबसे अगर परफेक्ट मज़हब है, मुकम्मल मज़हब है, और जो कि सेफ गार्ड करता है दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके राइट्स को। सिर्फ मुसलमानों के राइट्स की बात नहीं की, इस्लाम ने इंसानियत की बात की। ट्रू। और उसके लिए जो मैं कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो इस्लाम के अंदर है, दैट वाज द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, खुतबा हज्जतुल विदा। दैट वाज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। यस। शायद हम मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद क्योंकि एक बहुत वसी टॉपिक है जिसमें बहुत अहम मालूमात जो है वो यकीनन इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात हो रही है, तो इस पर इन डिटेल डिस्कशन करना, इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट करना बाशत ज़रूरी है। तो बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करें इंसानी हकूक़ की पासदारी की बात की जा रही है। यकीनन जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत तल्ख़ हकीकतें हमारे सामने आती हैं, और इंसानी अक्ल जो है वो उस पर हैरान है, परेशान भी है कि जब हम इस्लाम को देखते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस्लाम ने इंसानों के जो राइट्स हैं उनको सेफ सिक्योर किया, लेकिन जब अब हम देखते हैं सोसाइटी में, देखते हैं हालात हाज़रा को देखते हैं, तो एक बहुत ही कह लें कि टफ़ सिचुएशन और हैरान कर देने वाले हालात जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि कहाँ वो तरबियत, तालीमात हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, और कहाँ इंसान जो है वो इस वक्त इतना कंफ्यूज, या मैं कह लूँ भटक रहा है। इसी पे हम बात करें, शायद से हमारे साथ हैं, शायद से जो इंसानी हकूक़ उस पर बात करें, लेकिन इसमें स्टार्ट जो अभी मेरा सवाल है वो मैं बच्चों से करना चाहूँगी। बेसिक बच्चों के साथ जो चीज़ मुंसलिक है वो है एजुकेशन, तालीम की बात करते हैं, यकीनन वो भी हर बच्चे का बुनियादी हक है। लेकिन इस वक्त जब हम माशरे में देखें, ये चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों से जो मजदूरी करवाई जा रही है, ये जब सिलसिला देखते हैं तो वो जो चाइल्ड लेबर की कवानीन या उस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को उनकी ये इस तमाम तर चीज़ों से उन्हें निकालती है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उन्हें तालीम के जो बेसिक राइट्स है वो उन्हें मुहैया करती है, कहाँ है वो, खामोश क्यों है? देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है और फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट ऑफ एजुकेशन। अब मामला ये है कि बहुत सारे बिसाइड्स दिस के बहुत सारे और लॉज भी मौजूद हैं जो कि बच्चों से लेबर करवाने में और उनको
जो उनकी जो चाइल्ड लेबर है जी। उसको रोका गया है। लेकिन बदकिस्मती से जो आल्दो एजुकेशन इज़ फ्री इन पाकिस्तान इन आवर कंट्री, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं और सोसाइटी में कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ ऐसी हैं हाँ हाँ। जो कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लगाने की बजाय मजदूरी की तरफ लगा देते हैं। वो अच्छा। कहीं किसी वर्कशॉप में भेज देंगे, किसी और जगह पे भेज देंगे, हालांकि यानी माँ बाप खुद। माँ बाप खुद भेज देते हैं। हाँ। अब देखें ना, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे वाक़यात होते हैं कि कम सिन मुलाजमा फलां बिल्कुल, ये पिछले दिनों कितनी इस तरह के अब्यूज़ हो गया, इंसिडेंट फलां आए। हो गया। हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं वायलेंस हो गई। अब मामला ये है कि इसमें बेसिक जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन की भी है। वालिदैन को भी बाज़पुरस होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, जब उनका एजुकेशन का टाइम है हाँ। और गवर्नमेंट ने मुहैया किया है फ्री एजुकेशन का जो मौके हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिल्कुल ऐसे। दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रंस थ्रू आउट द कंट्री, Yes. तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय आप उनको लेबर पे भेजते हैं, आप उनको काम करवाते हैं। तो इस तरह के वालिदैन के लिए कोई कवानीन कोई ऐसे नहीं बनाए गए कि उन्हें टारगेट किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए जो अपने बच्चों को खुद जो है वो काम के लिए भेज। देखिए, चाइल्ड लेबर में जब वो इन्फोर्स करवाता है कोई भी, तो उसमें तो वालिदैन भी जिम्मेदार है। तो फिर Equally क्यों नहीं ये equally they सिलसिला are रुक रहा? responsible for that। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है, बहुत सारे बच्चों को हमने खुद कचहरी में देखा होता हाँ। है, हमारे अदालतों में, कि वो बच्चों को वहाँ लाते हैं, पेश करते हैं मुख्तलिफ जगहों से उठा के, और फिर उनको यूज़फुल शहरी बनाने के लिए वो मुख्तलिफ होम्स में और मुख्तलिफ स्वीट होम भी काम कर रहा है आजकल। ठीक है। तो ये मतलब भेजते हैं, और ताकि वो उनकी तालीम और तरबियत बेहतर हो सके, एंड दे कैन बी द पार्ट ऑफ द Pakistan as a they may contribute positively in Pakistan as a positive citizen। सही सही। तो ये बात ये है कि ये सारा कुछ मौजूद है, क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन एक मेंटालिटी है। वही मैंने इंट्रो में जो बात की थी ना, कवानीन मौजूद हैं, कवानीन लेकिन मौजूद। प्रैक्टिकल जब करने की बात आ रही है, मसला वहाँ पे आ रहा है। यस, अब देखिए ना, सारे क़वानीन जो हैं वो हाँ। इन्फोर्स करवाना स्टेट के लिए मुश्किल होता है कि वो उनको लेटर इन स्पिरिट में मुकम्मल हाँ। इन्फोर्स कर दिया जाए। अब इशू ये होता है कि ये एक मेंटल लेवल होता है, एक एजुकेशन होती है, एक बुनियादी चीज़ होती है कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए जब फ्री एजुकेशन स्टेट मुहैया कर रही है, और स्टेट का जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं बुनियादी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें फ्री एजुकेशन मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या हम इस बात को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रियासत माँ की तरह होती है, तो जब हम बुनियादी जो राइट्स हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं, जब वो एक इंसान को मैसर नहीं हो रहा, वो उसका बुनियादी राइट उसे नहीं मिल रहा, तो क्या एक ये वजह है कि ये चाइल्ड लेबर या फिर ये जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है वो देखने में मिलती है? देखें, बेसिकली दुनिया में अगर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। अब वो जब लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तो 3 बेसिक राइट्स। अब जब दुनिया में सब फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये चीज़ें जब आपको मैसर नहीं होती, और जहाँ पर ये प्रॉपर जो है वो नहीं मिल रहा होता, तो लाजमी बात है कि लोग फिर जो है वो वायलेट करते हैं लॉज को, और जब लोग वायलेट करते हैं लॉज को, तो दैट इज़ द ब्रेच ऑफ पीस, फिर अमन तबाह होता है। तो इस वक्त देखें ना हालात, और इस वक्त जो है माशरे में जो वायलेंस है या माशरे में जो बुराइयां हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जो बेसिक राइट्स हैं लोगों को, वो मुहैया नहीं हो रहे। अच्छा, इन्हीं ये बेसिक राइट्स की बात करें, क्योंकि इंसान दिल बर्दाश्त हो जाता है, गुस्से का इजहार करता है, और उस अपने राइट्स को हासिल करने के लिए वो फिर देखें तो रैलियों की शक्ल में निकलते हैं, एहतजाज करते हैं। वहाँ पे भी 144 जब जो है वो नाफिज कर दी जाती है, तो फिर वो अपने हकूक़ कहाँ से तलाश करेगा, क्योंकि वो अपने हक के लिए तो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा, वो तो बाहर भी नहीं निकल पा रहा, वहाँ से उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर दी जाती है, तो कहाँ से फिर राइट्स अपने हकूक़ को तलाश करे? देखें, राइट ऑफ असम्बली तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन बात यह है कि वो राइट ऑफ असम्बली जो है, वो प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल होना चाहिए। हम सबको सोचना होगा कि हम कहीं राइट्स के हुसूल के नाम पर
अपनी स्टेट को नुकसान तो नहीं दे रहे, अपने स्टेट के प्रॉपर्टीज़ को नुकसान तो नहीं दे ठीक रहे, है, स्टेट हाँ। के अमलाक को नुकसान तो नहीं दे रहे। ये चीज़ें जो हैं हमें बेसिकली देखना होगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग राइट टू असेंबली या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इनको एक बुनियाद बनाकर जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, इनको वो थोड़ा सा मिसयूज़ होता है। तो मेरी अपनी राय ये है कि इसको हमें स्टेट के इंटरेस्ट को, इंसान जहाँ भी रहता है, जिस स्टेट में भी रहता है, उस स्टेट के लॉज को, उस स्टेट के इंटरेस्ट को, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि उस स्टेट के इंटरेस्ट को जो है उसको सुप्रीम रखना चाहिए। स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते किसी लॉज को जवाज बनाकर कि मुझे ये राइट हासिल है तो मैं इसके लिए स्टेट अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए किसी स्टेट के उसको, तो ये नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यानी कि एहतजाज हो लेकिन पर अमन हो, अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, देखते हैं हम 76 सालों में देखें तो ये इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है वो हमें दिखाई दे रही है। हम मकबूजा कश्मीर में रहने वालों की बात करें तो आपके सामने है तमाम तर सूरत हाल, फ़लस्तीन की बात करें सब कुछ आपके सामने है। सिर्फ एक आलमी दिन मना देना, उस पर बात कर देना या किसी अदर टॉपिक पे इंसानी हकूक़ को ऐड कर देना, क्या ये काफ़ी होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने 1945 में जब ये इसकी क़याम अमल में लाया गया तो 1946 में उन्होंने सोशल इकनॉमिक काउंसिल बनाई और फिर ह्यूमन राइट्स का जो है उन्होंने एक अपना सेल बनाया और उसके बाद आजकल वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से 2006 से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से वो काम कर रहा है। अच्छा। अब वो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो उसमें हर 5 साल बाद वो एक पीरियाडिक रिव्यू जो है पूरी दुनिया से जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ जो कंट्रीज़ ने साइन किए हुए हैं उनको वो परखते हैं, उसकी रिपोर्ट हासिल करते हैं और NGOs के ज़रिए भी, गवर्नमेंट अपने इदारों के ज़रिए भी वो करवाते हैं सारा कुछ। लेकिन इशू ये है कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं इस प्रोग्राम को, उसमें जो आपने इंडिकेट किया कि अब देखें हमारे मकबूजा कश्मीर है, अब मकबूजा कश्मीर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्लेबिसाइड का राइट दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इंडिया की हठधर्मी है और उसके सामने UN का जो रेजोल्यूशंस हैं और सारी चीज़ें हैं उनको उन्होंने सेट असाइड कर दिया, एक तरफ रख दिया और उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है, लम्हा फ़िक्रिया है पूरी दुनिया के लिए कि जब आप इंटरनेशनल लॉज को अबाइड बाई नहीं करवाएंगे, उनकी कंप्लाइंस नहीं करवाएंगे और किसी सुपर पावर के लिए या किसी ताकतवर मुल्क के लिए आप और कानून बनाएंगे और किसी कमज़ोर मुल्क के लिए आप और कानून बनाएंगे और अपने कानून जो हैं वो उनको इम्प्लीमेंटेशन आप प्रॉपर नहीं करवाएंगे तो फिर दुनिया में दोबारा दुनिया जो है वो कहीं ऐसे खौफनाक जंग की तरफ जा सकती है या कोई ऐसा हादसा हो सकता है दुनिया में। यकीनन शायद सब ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। यकीनन नाज़रीन अगर यही सिलसिला रहा तो जो हालात इस वक्त हमें देखने को मिल रही है और बिगड़ सकते हैं, ये जो इस वक्त इंसान दिल बर्दाश्त हो चुका है और हो सकता है। मज़ीद इस पर बात करेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें इंसानी हकूक़ के हवाले से डिस्कशन की जा रही है कि इस वक्त हालात हाज़रा जो है वो बहुत सारे सवाल पैदा करे। जब हम अपनी तालीम को देखते हैं, हमारी जो इस्लामी तालीमात है, जब हम उनको देखते हैं तो और हालात हाज़रा को देखते हैं तो यकीनन एक लम्हा फ़िक्र जो है वो हमें दिखाई देता है कि हम किस तरफ जो है वो जा रहे हैं,
क्यों इंसान में जो इंसानियत है वो ख़त्म होती जा रही है, क्यों इंसान को इंसान की वैल्यू और कदर नहीं रही, इसी पे हम बात करें। शायद साहब हमारे साथ है। शायद साहब आखिरी सेगमेंट है, मैं ये जानना चाहूँगी, हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं। तालीम और तरबियत ही हमें इंसान और इंसानियत की पहचान जो है वो करवाती है, इंसानी हकूक़ से जो है वो हमें आशना करवाती है। लेकिन इस वक्त क्या ये जो तालीम निज़ाम में भी एक तबकाती तकसीम आ चुका है, इसको अगर हम ख़त्म करें तो क्या इंसानी हकूक़ की पासदारी जो इसको अमल में लाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि तालीम ख्वाह किसी तरह की भी है। अभी चूँकि पाकिस्तान में हमारा तबकाती निज़ाम तालीम की तरफ आपने इशारा किया, वो चल रहा है। लेकिन यह है कि तालीम कोई भी है, वो दीनी तालीम है, दुनियावी तालीम है या किसी तरह की भी तालीम है, वो तालीम सारी जो हैं वो सारी की सारी ह्यूमन राइट्स या इंसानी हुकूक की बेहतरी की तालीम देते हैं। सारे जो वो मतलब निज़ाम है उसमें ह्यूमन राइट्स बेहतरी की तरफ जो है वो लाजमी वो उनका होता है, इनपुट होती है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये एक चीज़ समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ तालीमी निसाब के अंदर जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में इधर पढ़ाया जाना ज़रूरी है। और अब देखें, इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लामिक एजुकेशन में भी जो बेसिक चीज़ है वो है ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स चूँकि इस्लाम जो है वो सबसे बेहतरीन ह्यूमन राइट्स का जो है मुबल्लिग है, यकीनन। और उसमें राइट्स, ह्यूमन राइट्स में चूँकि रिलेटिव्स की राइट्स भी आते हैं, पेरेंट्स के राइट्स भी आते हैं, फादर के राइट्स भी आते हैं, वाइफ के राइट्स भी आते हैं, बच्चों के राइट्स भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक एजुकेशन जो है या हमारे इस्लामिक एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें इसको वाइडर स्पेक्ट्रम के अंदर ये अगर इंक्लूड किया जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। यहाँ बेटियों का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। इमोशनली ब्लैकमेल करके जब उनको उनके विरासत से महरूम कर दिया जाता है तो क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? देखें, जब बेटियों को विरासत जो है उसका हक लॉ ऑफ लैंड भी दे रहा है, यस, और इस्लामिक लॉ भी दे रहा है, अवाल इस्लामिक लॉ दे रहा है। चूँकि जब खुदा ताला ने विरासत में बच्चियों को हक दिया है तो जब बच्चियों को उस हक से महरूम किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये लॉ ऑफ लैंड की भी खिलाफ वर्जी है और अल्लाह के कहर और गज़ब को भी दावत देने के मुतरादिफ है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें लॉज मौजूद हैं, बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं इस सिलसिला में कि जो अगर विरासत से महरूम करता है तो उसके लिए तो अच्छी खासी इम्प्रिजनमेंट रखी गई है, फाइन भी रखा गया है। तो ये जो एक ब्लैकमेल करके विरासत से महरूम करना, मैं समझता हूँ कि ये लॉ ऑफ लैंड की खिलाफ वर्जी है और इस बारे में क़वानीन साजी मौजूद है। चूँकि लीगल हेयर्स जो है सक्सेशन एक्ट जो आपका एक्ट है वो भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी अगर आप ख़वातीन को महरूम कर रहे हैं तो ख़वातीन दे कैन नॉक एट द डोर ऑफ द लॉ और दे कैन गेट देयर शेयर। अच्छा, कुछ तो ख़वातीन ऐसी उनको पता ही नहीं होता अपने राइट्स का। देखें, ये माशरे का अलमिया है, ये माशरे का अलमिया है, माशरती अलमिया है कि जी ख़वातीन को उनके राइट्स का पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है और मीडिया जिस तरह एजुकेट कर रहा है वो ख़वातीन को भी एम्पावरमेंट के हवाले से मीडिया खुसूसन काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है दैट हैज़ बीन टेकन बाय मीडिया। इसी बात में अपना पैगाम भी ऐड कर दीजिएगा नाज़रीन के लिए। दैट हैज़ बीन टेकन बाय द मीडिया के जी वो ख़वातीन को एम्पावरमेंट के लिए वो एक अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। और आप आज जो एक आम खातून भी है जो घर में बैठी हुई है, हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, वो भी जो है वो आज अपने हुकूक के बारे में काफ़ी हद तक जानती है। तो इट दिस द पॉजिटिव रोल ऑफ द मीडिया। थैंक यू सो मच शायद साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन ये मीडिया का पॉजिटिव रोल है कि वो लोगों को आगाह करता है, अवेयर करते हैं उनके राइट्स के हवाले से। लेकिन
सिर्फ अपने हकूक़ को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकती है, कौन से इदारे हैं, कौन से कवानीन हैं जिन पे अमल करने से या अमल करवाने से आपके राइट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, या जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसका रोकथाम मुमकिन हो सकता है। तो यकीनन इस पे हम सबको सोचना चाहिए। ब्रेक की जाने पड़ना, ब्रेक के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एजुकेशन के हवाले से होगा, लेकिन बैरून मुल्क जाने वाले जो हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान हैं, उनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। देखिए सच सवेरा, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है इंतहाई अहम, उसे मैं कहूँगी हमारा टॉपिक है, हम तालीम की बात करते हैं। तालीम को देखा जाए तो यकीनन सबका ये बुनियादी हक है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था इंसानी हकूक़ पे जहाँ हमने बात की, ये तालीम भी उन्हीं हकूक़ में शामिल है और बुनियादी ये हक है सबका। लेकिन जब हम देखते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जहाँ तबकाती निज़ाम तालीम जो है वो हमें देखने को मिलता है, गरीब के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और, मिडिल क्लास के लिए तालीमी निज़ाम कुछ और है। तो यहाँ इन तमाम तर सिनेरियो से जब एक इंसान दिल बर्दाश्त हो गए, वो चाहता है कि अच्छी तालीम जो है वो हासिल करे, उसके वालिदैन का एक सपना होता है कि उसका बच्चा आला तालीम, अच्छी तालीम हासिल करे, जिसके लिए उन्हें जो एक ऑप्शन नज़र आता है वो आता है बैरून मुल्क का सफ़र, वहाँ जाके तालीम हासिल करना। अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क की बात करें, किसी भी आप मुल्क के रहने वाले हैं, वहाँ तो तमाम तरह हालात से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की ज़ुबान से आप वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जब आप किसी और मुल्क शिफ्ट होते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, तालीम के लिए करें या फिर वहाँ पे आप रहने जाएं, तो वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका कल्चर चेंज हो जाता है, यानी कि ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो अब एक स्टूडेंट को जब वो जाता है बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए, तो किन प्रॉब्लम का उसे सामना होता है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका उसे सामना करना पड़ता है, और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उनका हल निकालते हुए वो अपने मंजिल तक पहुंचता है, यानी कि तालीम हासिल करने के लिए जो टारगेट लेकर वो गया होता है, उस टारगेट को वो अचीव करता है। अब ये अकेला भी वो नहीं कर सकता, यकीनन इसके लिए साथ सपोर्ट होनी चाहिए। वो सपोर्ट उसके दोस्त की हो सकती है, वो सपोर्ट उसके घर वालों की हो सकती है, वो सपोर्ट उसके टीचर्स की, ना कोई भी इंसान हो सकता है जो उसे मोटिवेट रखे, उसे अप्रिशिएट करता रहे, क्योंकि हालात ऐसे, इंसानी फितरत है कि वह कभी ना कभी वो हार मानने की तरफ चला जाता है, मायूसी की तरफ चला जाता है, हालात जब बद से बदतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मसाइल हैं, ये जो प्रॉब्लम है और हालात हाज़िरा को हम लाजमी टारगेट करेंगे, क्योंकि तालीम तो यकीनन सब ने हासिल करनी है, लेकिन अपने हालात को देखते हैं और जब बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं, वहाँ तालीम हासिल करने जाते हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब इन तमाम तर इश्यूज़ को जो है वो किस तरह से हम हल कर सकते हैं, उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है, इसके लिए यकीनन हमें एक ऐसी शख्सियत चाहिए थी जो तमाम तर सिनेरियो से वाक़फ़ियत रखते हो, जो ख़ुद प्रैक्टिकल इन हालात से जो है वो गुज़र चुके हों। तो उन्हीं से हम जान सकते हैं कि एक्चुअली में क्या वाकई प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर नहीं, और अगर आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स का एक स्टूडेंट के लिए जो वो अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क गया है आला तालीम हासिल करने के लिए, तो कैसे उन तमाम तर चीज़ों से वो निपट सकता है, उनको फेस करते हुए अपने मंज़िल मक़सूद तक वो पहुँच सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इंटरनेशनल फाइनल ईयर लास्ट स्टूडेंट हैं हबीब हंसला सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपका जो सफ़र है तालीम का बैरून मुल्क कैसा रहा? वेल टू स्टार्ट ऑफ विद, देखिए हमारे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं यहाँ से। जब हम जा रहे होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि जो हमें एजेंट्स गाइड करते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, बस 1 साल बाद आपको पीआरशिप मिल सकती है और फिर आप सबको स्पॉन्सर कर सकते हैं, फिर आपके सब दोस्त आ जाएंगे और फिर यूँ होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि इस वक्त 2023 की जनवरी में जो स्टैट्स आए थे, पाकिस्तानी नेशनलिटी के 60,000 स्टूडेंट्स हैं जो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जिसकी मेजॉरिटी है दैट इज़ इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके। अब हर साल इसमें 5,000 मोर स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन इस साल के जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 9,000।
वो ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल। और जब 9000 का वो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अप्लाई कम से कम 15,000 लोग करेंगे, Yes. जिसमें से कुछ क्राइटेरिया मीट नहीं कर सकेंगे, कुछ फीस नहीं कर सकेंगे, कुछ जनवरी इनटेक में जाएंगे। अच्छा, तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम पहले। अच्छा, उसके बाद सारी मुश्किलात अपनी जगह हैं, जिसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है दैट इज़ द चेंज ऑफ एकेडमिक स्ट्रक्चर। यस, हमारा यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, हमारा यहाँ पर ईयरली आपकी रिपोर्ट्स नहीं जाती। हमारा साल का 3 घंटे होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन आवर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं कितना काबिल हूँ, बस। लेकिन बाहर की दुनिया में आपकी ईयरली परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, आपके प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें ऐड होती हैं और फिर आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, उसके अलावा जो उसके बाद जो दूसरा वहाँ का बड़ा मसला है वो है मैनेजिंग फाइनेंसेस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली कल्चर बना हुआ है कि हम सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बनाना क्या है, उससे पहले बहस होती है, फिर कहते हैं ये बना लेते हैं। Yes. लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है, वो रात को सोच के सोते हैं। हाँ, तो हमारा वहाँ पे फाइनेंस मैनेज करना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब हमें सैलरी मिलती है हाँ। तो हम वो सारी उल्टे सीधे कामों में, घर भेज दिए, इधर उधर वो लगा देते हैं, और फिर बाद में यानी जब फीस पहले से डिसाइड नहीं हम करते कि हमने क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, बिल्कुल क्योंकि वही पीछे जो हमारी एक रूटीन चलती आ रही है वही वहाँ पे भी वही हम उसको बिल्कुल utilize ऐसे करते ही हैं। है। जो तीसरा इशू है, जो आई थिंक वो कोप अप करना ज़्यादा इजी होता है, दैट इज़ होम सिकनेस। हमारे यहाँ पे शुरू से ये रुझान है कि हम बच्चों को पैम्पर्ड रखते हैं। अब बहुत दुनिया की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो बच्चों को OA लेवल्स के बाद कहती हैं आप 3 महीने कहीं काम करें, दैट्स ग्रेट। ताकि आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी का पता चले, Yes. आप फिर उसके बाद और हम यूनिवर्सिटी तो लाइफ कहते हैं में अभी बच्चा है, छोटा है, बड़ा सीख होगा तो खुद सीख जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अब हाँ। वहाँ पर जो हमारे दूसरे ममालिक के दोस्त थे वो अपना हर काम खुद करते थे, जो That's वहाँ के ही great. पले बड़े हैं वहाँ के। लेकिन जो हमारे यहाँ से जाते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनका अगर गर्मियों में पंखा बाहर पड़ा हुआ, सर्दियों तक बाहर ही पड़ा रहता है। वो बस सर पे जब आती है वो तभी उसको करते My हैं। God. तो दैट इज़ ऑल्सो बिग इशू। लेकिन इस सब से जो आई थिंक जो बड़ा इशू है, ये सब वो इशूज़ हैं जिनको हम किसी ना किसी तरीके से वन वे और अदर हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे जो बड़ा इशू है हाँ। वहाँ पर ये है कि हम अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तानीज़ अलग हो जाते हैं, इंडियंस अलग हो जाते हैं, बंगालीज़ अलग होते हैं विद इन अ सेम क्लास। अच्छा। और वो एक यानी कि ये पाकिस्तानी सी कुर्सी है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ओह, वो बंगाली सी कुर्सी है, वहाँ नहीं बैठ सकते। अच्छा। इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं हमारे से। ओवरऑल परसेप्शन हमारा चला जाता है नीचे कि ये लोग यहाँ सीखने नहीं, जंग करने आए हैं। My मतलब कि God. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का अगर मैच है हाँ। तो क्लास में आउट ऑफ द नो वेयर लेक्चर के दौरान ही बहस शुरू हो जाएगी, ओहो। और वो सब भी हमारी तरफ देख रहे होते हैं। तो आई थिंक ये कुछ मसले मसाइल हैं। यानी ये इशू तो हमेशा से साथ चलता जा रहा है, बिल्कुल और ऐसे। ये हम यहाँ से अपने मुल्क से लेकर वहाँ जाते हैं, बिल्कुल जिस ऐसे। वजह से फिर हमें वहाँ के लोगों में, वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम के अलावा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, वो आपको जॉब्स नहीं देते। अच्छा। अगर मी बीइंग अ वाइट पर्सन मेरे पास 2 इंडियंस काम कर रहे हैं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि 2 पाकिस्तानी फिर काम करें, क्योंकि फिर अब मैं कहूँगा ये आपस में लड़ पड़ेंगे। अगर 2 पाकिस्तानीज करें, 2 इंडियंस को मैं नहीं जॉब दूंगा। हाँ। तो हमें इन चीज़ों को, अपने जो नेशनल डिफरेंसेस हैं उनको सेकेंडरी रखना चाहिए। Yes. हमारा जो मकसद है, हाँ। हम जिन घरों से जाते हैं, Yes. जो बंदा वहाँ काम कर रहा है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि उस घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, ही हैज़ टू वर्क देयर, उसके बिल्कुल। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट करना। और इंग्लैंड में तो अब एक बात बहुत मशहूर हो गई है कि टू लिव इन इंग्लैंड आपको 1 पाउंड 1 पाउंड 1 पाउंड 1 पाउंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी सारी सेंट्रल लंदन में है, हाँ, और वहाँ की अकोमोडेशन इज़ मोर देन एक्सपेंसिव। Yes. तो हमें अपनी इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी हर चीज़ में आई थिंक वो कहीं ना वक्त कहीं के से साथ जो साथ है आप वो मैनेज कर हो लें। जाता है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, आपको जो मेन प्रॉब्लम्स थी जब आप गए वहाँ स्टडी के लिए, कौन से ऐसे मसाइल थे जो आपको फेस करने पड़े? देखिए, सबसे जो बड़े मसले मसाइल वो 2-3 ये एकेडमिक, एक तो मैंने ठीक आपको है। बता दिया, वहाँ का तो लर्निंग प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर तो आपको बताया जाता है ना कि पेपर अगर फेल हो गए तो ये हो जाएगा, वहाँ पर ये नहीं है। वहाँ पर ये है कि बेटा चैट GPT एक नई चीज़ आई है, आप उसको पढ़ें, वो क्या है, उसके ऊपर लिख के लाएं कुछ। एक क्लास डिस्कशन, 2 वे लेक्चर होता है वहाँ पर। अच्छा। तो आई थिंक कि आपका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है ना, हाँ। वो सबसे बड़ा, हम उस सिस्टम में ढलने को हम बहुत, क्योंकि हम लोग आदि हैं आखिर में पढ़ने के, डेट शीट आने के बाद। तो वहाँ पर कि अभी बहुत टाइम रहता है, बाद में पढ़ ऐसे ही है। और हाँ। हम लोग छुट्टियों में पढ़ने के नहीं है, वो लोग छुट्टियों में कोई सर्वेस कर रहे होंगे, कुछ ना कोई एक्टिविटी। और वहाँ पे डायरेक्ट एजुकेशन के अलावा इनडायरेक्ट एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, यस, कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लर्निंग हो रही होगी। ट्रू। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों को वो कहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें, शख्सियत को नहीं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ा इसमें एकेडमिक है और मैनेजिंग फाइनेंस है, बस ये 2 बड़े। फाइनेंस का। ठीक, अभी मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ से लोग क्यों बैरून मुल्क ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तालीम की वजह से बैरून मुल्क तालीम का रुझान इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करें, बैरून मुल्क में तालीम हासिल जो करने वाले हमारे तलबा जाते हैं, नौजवान जाते हैं, उनको किन प्रॉब्लम का, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उसको फेस करते हुए अपने मंजिल को हासिल करते हैं, अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल करते हैं। इसी पे बात करें। अभी मुझे ये बताएं, बैरून मुल्क को जब हम देखते हैं तो तालीम हासिल करने का वहाँ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा कि पहले 5000 थे, अब लगभग 9000 इससे ज़्यादा हो सकते हैं पर ईयर जो स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर रहे और जा रहे हैं। तो ये रुझान इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या ये हमारा जो अपने मुल्क का तालीमी निज़ाम है इसमें कोई कमी वाक़ई हो रही है? इसका मयार उस तरह नहीं है कि यहाँ हमारे बच्चे रहकर तालीम हासिल करें बनिस्बत वो बैरून मुल्क जाएँ? अच्छा महफिज, इसमें देखिए दो बातें हैं। जो पहली बात है वो ये है कि नो डाउट हमारे एकेडमिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि अगर आपको कितनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता हैं पाकिस्तान की? आप गिन सकती हैं? हाँ, बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें हर इलाके की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। वो बताएंगे यहाँ से हमारे इलाके का मेयर निकला, यहाँ से काउंसलर, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पर इदारे या तो नहीं हैं, और अगर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है। जबकि और हम दूसरी जो बात है वो परसेप्शन की है। ठीक है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन है कि अगर एक आदमी बाहर से पढ़ के आता है ना, तो उसका परसेप्शन ये है ज़्यादा बेहतर है। मतलब कोई उसकी डिग्री नहीं है। अगर आप मतलब वही कैलिबर का बच्चा अगर यहाँ से डिग्री करे और वही कैलिबर का बच्चा बाहर से डिग्री करता है, तो जनरल परसेप्शन ये होता है कि शायद इसने बाहर से की ज़्यादा लायक है, ये शायद ये ज़्यादा समझदार है। और हम लोग खुद बतौर कौम इस बात को पसंद करते हैं कि अगर हमारे नाम के साथ बैरिस्टर लगे, हम बाहर से पढ़ के हैं, या फॉरेन ग्रेजुएट लगे। तो इसमें ये बातें। दूसरी बात ये कि जो बाहर जाने का रुझान है उसमें बहुत सारा फेलियर हमारे मीडिया इंडस्ट्री का भी है। ठीक है, हम लोग परसेप्शन, हम ड्रामाज में ऐसे दिखाते हैं कि ये बाहर से पढ़ गया तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको भी देखने की थोड़ी ज़रूरत है। उसके अलावा ये जब हम किसी काउंसलर एजेंट्स के पास जाते हैं, जो हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स होते हैं, तो उनमें से कभी भी कोई आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप लम्ब से पढ़ लें, या यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ या TMUC या टिल्स या इन इदारों से पढ़ें। आप कहेंगे कि नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। आप वो बाहर की वो अगर वहाँ करेंगे तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये भी 2-3 फैक्टर्स हैं। और इसमें फेलियर जो है ना, किसी का भी नहीं है, ये स्टेट का फेलियर होता है। जब आपकी यूथ इस मुल्क को छोड़ के जाने लगे ना, तो ये फेलियर और किसी इदारे का नहीं है। ये फेलियर सिर्फ आपके स्टेट का है, जिसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे। मतलब अगर आप एक कोटा सिस्टम कर दें कि इस लिमिट से ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अनरेगुलेटेड एजेंट्स को कर सकते हैं। अब मैं अगर एक शॉप खोल के बैठ जाऊँ और एजुकेशनल एजेंट बन जाऊँ, तो मुझे कौन रोकने वाला? तो हम लोग, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आई थिंक ये एक इशू हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं तो वही बैरून मुल्क जाके, दूसरे ममालिक में जाके तालीम हासिल करना, मेजॉरिटी जो हमारे नौजवान हैं उनका ये कहें कि सुहाना ख्वाब होता है कि वो बाहर जाके तालीम हासिल करें, क्योंकि वहाँ का तालीमी जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो हमसे बहुत हद तक जो है वो बेहतर है। तो जब वहाँ जाते हैं माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है, स्पेशली इन्वायरमेंट देखें, वहाँ के जो कल्चर है वो देखें। तो इस किस्म के मसाइल से वो कैसे ख़ुद को निकालता है, किस तरह इसको फेस करता है या इसके साथ एडजस्ट करता है? देखिए, टाइम के साथ तो हर चीज़ इंसान मैनेज कर ही लेता है। लेकिन यस, जब आप चले यूनिवर्सिटी जाना तो एक अलग बात है ना। जब आप इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं ना, और वो आपसे इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो आपसे मुख्तलिफ एक्सेंट में बात कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं इसको जवाब कैसे दूँ। आपको इंग्लिश आती है, आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन होते हैं, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं एकदम। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और विद टाइम आई थिंक ये हो जाता है। जो मैंने देखा है, दैट इज़ अराउंड 90 डेज़। 3 महीनों में बंदों को ना समझ आना शुरू हो जाती है वहाँ के कल्चर, एक्सेंट। सबसे जो मुश्किल प्रॉब्लम होती है ना, जो सबसे मुश्किल बड़ी है, दैट इज़ द एक्सेंट। ठीक है, अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिम लेनी है, हर चीज़। अब उसके लिए आपको उनका एक्सेंट आना चाहिए। अब पाकिस्तान फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। अच्छा, इंग्लिश हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड का, US का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। चलिए, यहाँ का तो एक्सेंट डिफरेंट है। जर्मनी आप चले जाएँ तो वो तो आपको आती ही नहीं है जर्मन। दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ से उनकी लैंग्वेज सीख के जाए। हम कहते हैं चलें सर पे पड़ेगी, वो जो बात मैंने पहले कर लेंगे। सुबह उठ के सोचना है कि आज क्या बनाना है। उस एनवायरनमेंट, उस माहौल में रहेंगे तो हमें खुद ही आ जाएगी। ऐसे ही तो आ तो जाती है मोर और लेस, लेकिन ये फिर ज़्यादा मार खानी पड़ती है अगर आप यहाँ से बेसिक ना। ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें एडजस्ट होंगे। अच्छा, अब देखिए, अपने घर वालों से दूर, हज़ारों मील दूर जाके रहना, और फिर उदास भी इंसान हो जाता है, और ये भी फितरी तकाज़े हैं। एक इमोशन एक कुदरती है, इसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या इन सिचुएशन से, घर वालों से दूर, फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट, वहाँ का प्रेशर, वहाँ जो उनके अपने
तो अपना कल्चर, उसमें इंसान को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सारे जो मसाइल हैं, ये सारी जो चीज़ें, इश्यूज़ हैं, क्या स्टूडेंट को नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब करता है या किस तरह इस मसले से वो अपने आप को दूर रख सकता है? अच्छा, मैं भी आपके सवाल में एक चीज़ मिसिंग है, ये बिल्कुल एक कुदरती अमल होता है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, साउथ एशिया में एक वैसे भी एक हम लोग बच्चे को ओवर पैम्पर कर देते हैं। यस। तो हमारे यहाँ के बच्चों को ज़्यादा होम सिकनेस हो जाती है। तो इसका ये है कि बिल्कुल वहाँ से बहुत सारे लोग जो है डिसऑर्डर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन आई थिंक कि जब आप वहाँ अपनी कम्युनिटी, अपने से स्ट्रगलिंग लोग मिल रहे होते हैं, मैंने कहा ये भी तो कर रहे हैं, फिर हम भी कर सकते हैं। तो वो फिर चीज़ फैक्टर आ जाता है, फिर बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, वापस आ जाते हैं। तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऑल्टरनेट इसका कुछ ऐसा, क्योंकि अब देखिए आप लाखों रुपए लगा के गए हैं और एक सपना भी आप साथ लेकर गए हैं, और अगर आप उस सपने को अधूरा छोड़कर और वो तमाम तर जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो बेकार चली जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वापस आना भी आसान नहीं होता। तो इसका ऑल्टरनेट कोई हल तो होगा, जैसे तैसे करके एडजस्ट किया जाए। हाँ, इसका ऑल्टरनेट हल यही होता है कि वहाँ पर फिर हम अपने जैसे लोग ढूंढते हैं जो पाकिस्तान से गए होते हैं या इस इलाके के होते हैं या एशिया के, जनरली एशिया के होते हैं, फिर हम मिल के अकोमोडेशन ले लेते हैं। तो दैट हेल्प्स अ लॉट। फिर वहाँ पे अपने मुल्क की बातें हैं, वो अपने मुल्क की करते हैं, तो टाइम गुजर जाता है। अगर कुछ ना हो तो शहर घूमने के निकल जाते हैं। करना, सपोर्ट करना, बिल्कुल ऐसे ही। और शहर घूमने निकल जाना, वहाँ का बस सिस्टम समझ नहीं आता, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बस सिस्टम है वहाँ का। तो फिर या वो निकल जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप फ्राइडे को निकल जाएँ तो आप अपनी पता वापस कब आना है, क्योंकि वहाँ के मेट्रो स्टेशन इतने बड़े बड़े हैं, आपको प्लेटफॉर्म ढूंढने में कई घंटे लग जाते हैं अगर आपको सही पता ना हो तो। फिर ये सब चीज़ें होती हैं तो दिल लग ही जाता है। यस, आप जो कह रही हैं डिप्रेशन हो जाता है शुरू में, लेकिन ये है कि वंस आप वहाँ पे, मैंने वही कहा 90 डेज़ का जब टाइम पीरियड हो जाता है पूरा, तो बंदे मोर लेस यूज्ड टू हो जाते हैं। अच्छा, जब हम अपने अखराजात की बात करते हैं तो वहाँ जाके यकीनन वो कुछ बढ़ जाते हैं। अब आपके वालिदैन हो सकता है इतने ना आपको मज़ीद सपोर्ट कर सकते हो, जो उन्होंने बाहर भेज दिया वो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हो जो उन्होंने आप पे इन्वेस्ट कर दी, लेकिन अब आगे आपने अपने मतलब आपके तहत आपने सर्वाइव करना है, अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है। तो क्या वहाँ पे तालीमी निज़ाम में, मतलब एजुकेशन के साथ आपको पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त दी जाती है या ऐसे कुछ मौके हैं? जी, बिल्कुल दी जाती है। उसमें दो चीज़ें, जब आपकी छुट्टियाँ चल रही होती हैं फिर तो आपको फुल टाइम अलाउ कर देते हैं, लेकिन जब छुट्टियाँ ना हो तो फिर वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जनरली होता है हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे, पूरे वीक में सिर्फ 20 घंटे। तो उससे ये है कि आपके सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे होते हैं। एकेडमिक फ़ीस आपको यहीं से करनी पड़ती है, लेकिन इससे बड़ा इशू ये है कि एकेडमिक फ़ीस, अगर मैं आज सोच के घर से निकला हूँ ना कि पाकिस्तानी शायद 10 मिलियन लग जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकॉनमी हमारी इतनी अनस्टेबल है अनफॉर्चुनेटली कि वो 10 मिलियन, क्या पता वो साल बाद वो 12 मिलियन हो जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो इन फैक्ट फैक्टर ना कि हम इस पे इन डिटेल आपसे जानते हैं। जॉब के हवाले से ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि यकीनन अगर वो अब वहाँ रह रहे हैं, अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ एक्सपेंसेस चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें, अखराजात अपने खुद से पूरी करनी पड़ जाती है, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करने वाले जो हमारे तलबा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। इसी पे बात करें। हबीब हमारे साथ हैं। हबीब, हम बात कर रहे थे कि बैरून मुल्क जो बच्चे जाते हैं, यकीनन उन्हें अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ करना पड़ता है, तो क्या स्टडी के साथ, डिग्री के साथ वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कुछ आवर्स ही अलाउड होता है, लेकिन ये छुट्टियों में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये आप ऊबर चला सकते हैं, बहुत सारे काम है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इन सब के बावजूद भी आपके सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस ही पूरे होंगे, और सेकेंडरी ये है कि जब आप इन कामों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आप पढ़ाई सही तरह नहीं कर सकते। फिर आप जो लेक्चर्स सुनेंगे बस वही होगा, उसमें फिर आप एडिशनल कुछ रिसर्च या एडिशनल अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये भी इशू है। एजुकेशन, आपके जो तालीम है वो डिस्टर्ब, वो मुतासर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हमारे इससे यकीनन अवेयर होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी आज इस प्रोग्राम के थ्रू ये जान सकेंगे कि क्या तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना ही ज़रूरी है? अगर आप वहाँ की यूनिवर्सिटी से आला डिग्री लेना चाहते हैं, वहाँ की तालीम से आप ज़्यादा मुतासिर हैं कि हमें अच्छी डिग्री मिलेगी, वैल्यूएबल डिग्री होगी, तो क्या उसके लिए बैरून मुल्क जाना ही ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल इसका जवाब नफ़ी में होगा। देखिए, जब हमने किसी अपने दोस्त से अमेरिका में बात करनी होती है तो हम अमेरिका जाते नहीं हैं,
कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है उसके लिए, Yes. ठीक है। तो इसी तरह अब बहुत सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बात को समझती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ आना चाहते हैं, और बहुत सारी वजूहत जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, इमिग्रेशन के बहुत सारे मसले Yes. मसाइल हैं, तो वो अपने बहुत सारे जो डिग्री हैं उनके चार्टर्स यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को दे देते हैं। अच्छा। कि अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को डिग्री जारी करना शुरू कर दे। डिग्री मेन यूनिवर्सिटी से ही आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, उसने हाँ। पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंट इदारों को अपना चार्टर दिया हुआ है, जिसमें द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ है, TMUC है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, एक्सेट्रा बहुत सारे इसमें इदारे हैं। अब होता ये है कि सिलेबस उनका टीचर्स वो फाइनल करके भेजते हैं, एग्जामिनेशन उनका पेपर वो चेक करेंगे, ब्रिटिश काउंसिल पेपर कंडक्ट करेगी, इनका बीच में सिर्फ एक माहौल प्रोवाइड करने तक का हद कि है। वो आप अपने मुल्क में, अपने घर में ही हैं। आप क्लासेस जो है वो आपके इस मुल्क में होती हैं, दैट्स इट। उसके बाद ये है कि जो इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, हाँ। दैट इज़ आल्सो अमेजिंग, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके डिग्री करते हैं तो वो तो आपको कम से कम 40 मिलियन रुपीस देने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट 40 मिलियन, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन महंगी है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और डे टू डे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह हमारी जो करेंसी है वो भी डिस्टेबलाइज हुई है, तो अब ये कोई वजह नहीं कि नेक्स्ट जब हम शो करें तो 45 मिलियन पे चला जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसका हल ये है कि जो पाकिस्तान में आप डिग्री करते हैं ना, तो दैट कॉस्ट अराउंड 3 मिलियन 3.5 मिलियन। अब ये 4 मिलियन भी हो जाए तो 40 के कंपेयर तो 10% भी नहीं बनता। बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये अवेयरनेस लोगों में इसकी कम है, लेकिन बहुत सारे लोग ये डिग्री कर रहे हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये दुनिया में लास्ट 3 डेकेड से प्रैक्टिस हो रही है, 30 मोर देन 35 ईयर्स अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, और ये बिल्कुल क्रेडिबल है, और एग्जैक्टली वही डिग्री आपको मिलती है। यानी कि अगर मैं यहाँ इंग्लैंड जाऊँ, वहाँ से डिग्री करूँ, वर्सेस मैं पाकिस्तान में रहकर एट द कॉस्ट ऑफ माय डिग्री सेम होगी, बिल्कुल सेम डिग्री, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि वहाँ के पढ़े ऐसे यहाँ के पढ़े। ज़्यादा अच्छा है, आप अपने मुल्क में रह के जो आपको एजुकेशन चाहिए, जो आपको तालीम चाहिए, वो आपको मिल सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कैदर मोहम्मद अली जिन्ना है वो इंग्लैंड गए, इलामा इकबाल जो है वो जर्मनी गए। बिल्कुल बाहर जाना एक इसमें बिल्कुल ममानियत नहीं है। अगर आप दीन में भी देखें तो हिजरत मक्का से मदीना बिल्कुल इसमें है, लेकिन देखें उन्हीं इलामा इकबाल ने फिर बाद में नज़म भी लिखी थी, पेवस्टर ऐसे इधर से उम्मीदें बाहर रख। और अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि पहाड़ जो है दूर से बहुत अच्छे लगते हैं। आप वहाँ जाएं और आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट ना हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, आपकी डिग्री ख़त्म हो जाए, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर रहकर 10% कॉस्ट पे करके अपने कंफर्ट जोन में रहकर सुबह 9 से 11-12 जो भी क्लासेस हैं बोल रहे हैं, बेशुमार फ़ायदे आपको मिलते हैं। बेशुमार फ़ायदे, बिल्कुल। डिग्री के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें, आप अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने मुल्क में हैं, जिस तरह चाहें आप अपने इन्वायरमेंट में रहते हो, आप अपनी ज़िंदगी और अपनी डिग्री दोनों अच्छे से बसर कर रहे हैं। एक बड़ा ही चुभता हुआ मैं सवाल कहूँगी, इसको हम कह सकते हैं कुछ तल्ख हकीकत है, वो भी हम कह सकते हैं। वालिदैन जो ख़ुद भूखे रहकर अपना पेट काट कर बच्चों के लिए वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर भेजते हैं। चले अगर वो अपने मुल्क में रहते हुए ये जो एक पॉइंट है इसको नहीं, अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, उन्हें बाहर के जाना है, वहीं से उन्हें तालीम हासिल करनी है, वेल एंड गुड, वो चले गए, ठीक है, वालिदैन ने भेज दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो बच्चे वहाँ शादी करके जॉब लेके जब सेटल हो जाते हैं, वालिदैन का ख्याल नहीं करते, तवज्जो नहीं रखते कि जिन्होंने खुद भूखा रहकर उन्हें पढ़ाने के लिए ये जमा पूंजी इकट्ठी की और उन्हें वहाँ पे भेजा, तो जो तालीम वो हासिल करने गए उस तालीम के बिना पे वो अपने वालिदैन को, अपने रूट्स को भूल गए हैं, ऐसी तालीम का तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी गलती इसमें स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा मतलब आपसे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा इसमें। देखिए बात यह है कि इसमें आपकी तरबियत की बहुत बड़ी बात आ जाती है। जब एक बच्चे को बचपन से ये बता रहे हैं ना कि बेटा आपने बाहर जाना, अपने लाखों वहाँ कमाने, ठीक है, और ठीक है, फिर यूँ हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। हमें डे 1 से अपने बच्चों को इसलिए ट्रेन करना होता है कि बेटा वहाँ से पढ़ाई के लिए जाएंगे, जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ के सेटल हुए हैं। अब उन्होंने एक चीज़ शुरू की हुई है आखिरी 5-7 सालों से कि वो क्रिसमस के दिनों में अपने बच्चों को वो कम्युनिटी वहाँ से अलग कर देती है। अच्छा। और उनको सिखाते हैं कि ये हमारा त्यौहार नहीं है और हमारे त्यौहार ये। तो आई थिंक इसमें पेरेंट्स की ग्रूमिंग का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। और येस बिल्कुल, इसमें ये नहीं कह सकता कि बच्चे इसमें बिल्कुल बड़ी ज़िम्मा है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है कि जिन माँ बाप ने रातों को जाग कर उनकी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ उन्होंने अच्छे तरीके से अदा किया। स्पेशली मिडिल क्लास को देखें तो, और देखें जहाँ तक बात है ना अफोर्ड करने की, लोग अपने घर, इकलौता घर, ज़मीनें, सब कुछ बेच कर, हमने देखा है कि बहनें अपना जेवर बेच कर भाई को कि ये बाहर जाएगा और बाहर से जो ये अच्छी तालीम हासिल करके वापस आएगा। उम्मीद होती है कि अच्छी तालीम, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं होती। देखिए मैं बात ये होती है कि आपका एक रिश्ता है ना, सबसे बड़ी बात है। आप जब जहाँ से आपको उम्मीद हो ना कि यार ये मेरा सेफ जोन है, हाँ। जब वहाँ से आपको डैमेज मिले तो वो ज़्यादा दुख की बात होती है। बाकी चले बातें तो साथ चलती रहती हैं, वो तो खुदा के फैसले होते हैं, लेकिन आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। और लेट मी
मेक दिस वन थिंग वेरी क्लियर कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल की कमी नहीं है। ये लोग ही बाहर जाके वहाँ उन मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उन मुल्कों के फाइनेंस सेक्रेटरीज बनते हैं। हाँ। यही इन्हीं ममालिक के लोग वहाँ जाके रूल करते हैं कंट्रीज़ को। तो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ के माइंडसेट में ए, और दूसरी बात ये है कि जब हम दूसरे किसी मुल्क जा रहे हैं ना, हाँ। तो हम सिर्फ फॉर अ टाइम पीरियड जा रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदारों में बहुत, वो यार वहाँ पीआर हो जाएगी, फिर यहाँ से बुला लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें जिसको हमें जो है ना देखने की ज़रूरत है। सही। क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे तलबा को जो जाना चाहते हैं या जो जा चुके हैं वहाँ पे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए? अच्छा, इसमें यह है कि सबसे बड़ी बात यह है जो तलबा को मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज़ कि द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ येट टू कम। हमारे पड़ोसी अगर आप देखें जिस तरह आगे निकले, पोटेंशियल हमारे अंदर भी कम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का थोड़ा सा इशू है। हाँ। और जो शऊर अब लोगों में आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं भी इंकलाब पहले जहनों में आता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। Exactly. तो यस, पाकिस्तान में इंकलाब आ रहा है, द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज येट टू कम। लेकिन जो लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उनका यही माइंडसेट होता है कि बाहर जाएंगे और अपने फैमिलीज़ को जो बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो दें। तो उनको ये एडवाइस है कि आप जो भी यहाँ से गोल्स लेकर जाते हैं ना, वो साल बाद चेंज नहीं होने चाहिए। आप यहाँ से लिख के लेके जाएं यस। कि मैंने इतने से बाद वापस आना है, मैंने फैमिली को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अगर वापस नहीं भी आते, दैट इज़ योर डिसीजन, लेकिन आपके कुछ रूल्स होने चाहिए। तो आप उससे फिर बैक स्टेप ना करें, क्योंकि यहाँ से हम देखें अमूमन पहले 3-4 महीने तो बच्चा कहते हैं वापस जाना है। हाँ। लेकिन डिग्री के बाद उसका बिल्कुल दिल नहीं होता वापस आने का, वो वहाँ इतना घुल मिल गया होता है और यहाँ आकर वहीं की बातें कर रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें वक्त दिया, यहाँ मालूमात हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, जब हम तालीम की बात करते हैं, खूबसूरत सपना है, तमाम बच्चे जो है इस सपने को आंखों में सजा कर बैरून मुल्क जाते हैं, इस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही कि आपके जो गोल, आपको जो टारगेट है, आपका जो विजन है, आपने उस पर डटे रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, हालात जैसे भी हों। वहाँ के इन्वायरमेंट को देख के आपने अपने गोल्स को जो है वो चेंज नहीं करना। आपने जो सोचा था, जो सोच के, जो अहद करके, जिस विजन के लिए आप अपने मुल्क को छोड़ कर जाते, उसको पूरा करने की कोशिश करें। ना सिर्फ ख़ुद को कामयाब करें, बल्कि आपकी वो जो तालीम है, वो आपके वालिदैन, आपके मुल्क की कामयाबी में उसका अहम रोल होना चाहिए। यकीनन ये सब तलबा की, सब बच्चों की सोच होनी चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।